स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो इस शो में सुलझाते हैं, वो भी आसान भाषा में। अब चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि अब हम फेस्टिव सीज़न चालू हो चुका है और बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि कुछ समय बाद शादियों के सीज़न की भी शुरुआत हो चुकी होगी। तो इस बीच हम देखेंगे कि हर खुशी के अवसर पर लोग गिफ्ट्स का भी आदान प्रदान करते हैं। इन गिफ्टों पर लगने वाले टैक्स को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर हम देखते हैं कि कुछ कंफ्यूजन बना रहता है। यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की भी बात करेंगे, और अगर आपको रिश्तेदारों से गिफ्ट मिल रहे हैं तो वहाँ पर किस टैक्स के नियम क्या कहते हैं, क्योंकि आयकर विभाग ने गिफ्ट्स पर भी कुछ टैक्स के नियम लगाए हुए हैं। पहले नियम अलग थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। रिलेटिव्स के भी डेफिनेशंस काफ़ी सारे आए हैं। तो उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है इस समय ये समझना, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि अब जल्द ही शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। फेस्टिव सीज़न चल ही रहा है, काफ़ी सारे ढेर सारे गिफ्ट्स आपको मिल रहे होंगे। तो इसमें टैक्स का एंगल क्या कहता है और टैक्स के किन नियमों को आपको ध्यान में रखना है, सो दैट आप अपना गिफ्ट्स भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सके, इसमें आज हम आपकी मदद करेंगे। और इस पर हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारी खास पेशकश, गिफ्ट पर टैक्स की पाठशाला। और इसमें इस खास पेशकश में हमारी मदद करने के लिए आज मौजूद हैं जाने माने सीए और टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी। सुनील जी, थैंक यू सो मच आज इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। वैसे ऑन एंड ऑफ हमने गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स पर काफ़ी सारे चर्चाएं की हैं, लेकिन आज ये खास पेशकश हम लेकर आ रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी ये मौका नहीं मिला कि गिफ्ट पर जो टैक्स लगता है उसको थोड़ा हम डिटेल में समझ सके। तो इस पर आज हम एक पाठशाला लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए, ताकि उनको आसानी से इस नियम के बारे में, आयकर विभाग के नियम क्या कहते हैं, उनको समझ में आ सके। तो ऐसे में अब क्योंकि हम फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन अभी निकला, तो काफ़ी सारे भाई बहनों ने आपस में गिफ्ट्स में आदान प्रदान किए होंगे। जल्द ही शादी का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, और हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली, उसकी भी तैयारी का हम देखते हैं कि काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाती है, गिफ्ट्स प्लानिंग भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में गिफ्ट पर भी क्या टैक्स देना पड़ता है, इसी बेसिक सवाल से हम शुरुआत करेंगे। देखिए पूजा, जैसे आपने बताया कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और हमारे देश में रक्षाबंधन से ये फेस्टिवल शुरू होता है, बहनों का त्योहार से। उसके बाद गणेश चतुर्थी है, उसके बाद में दिवाली, दशहरा, नवरात्रा, और फिर भाई दूज, यानी फिर बहनों के त्योहार पर जाकर ये खत्म होता है। तो बहनें शुरू करती जी हैं, जी। बहनें इसको करती हैं, और उसके बाद में फिर शादियों का सीजन शुरू हो जाता है और बड़ा गिफ्ट का आदान प्रदान होता है। बड़े आदमी अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को उपहार देना चाहता है। तो बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट कि क्या गिफ्ट पर टैक्स है। तो अगर इसका मैं जवाब देना चाहूं तो ऐसा है कि ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है। यानी कुछ गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन जहां पर टैक्स लगता है तो फिर पूरा टैक्स देना पड़ता है। और लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि गिफ्ट पर तो कोई टैक्स होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो उपहार में कोई चीज मिली है। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। आपको गिफ्ट पैसा हो सकता है, आपको चेक हो सकते हैं, आपको गिफ्ट महंगी घड़ियां, कार, प्रॉपर्टी, इमोल प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी, कुछ भी आपको गिफ्ट मिल सकता है। और कोई भी आपको गिफ्ट दे सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन को में ही गिफ्ट मिले। आपके कजिन्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई भी आपको गिफ्ट दे सकता है। लेकिन सरकार ने गिफ्ट के कुछ नियम बना दिए और ये कह दिया कि आपके ब्लड रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलेगा, ब्लड रिलेशन ओनली, वो तो पूरा एग्जेम्प्ट है। वरना पूरे साल में एक आदमी को 50,000 रुपए, 50,000 की लिमिट कर दी है कि पूरे साल में आप 50,000 रुपए अदर देन रिलेटिव ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 50,000 से 1 रुपया भी फालतू ले लिया तो पूरे 50,000 प्लस, मान लीजिए आपको 60,000 रुपए गिफ्ट मिलता है, तो पूरे 60,000 पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इन नियमों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन ब्लड रिलेटिव है, कौन से ओकेजन ऐसे हैं जहां पर गिफ्ट नहीं लगता, और कौन से ओकेजन है जहां गिफ्ट लगता है। ठीक है, तो एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुनील जी, काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि शुरुआत बहनें करती हैं फेस्टिव सीजन की, और फिर ख़त्म भी उन्हीं से होता है, भाई दूज के साथ। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। तो और बहनों की अगर बात करें
तो रक्षाबंधन जो अभी अभी बीता है उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं गिफ्ट्स तो ऑफ कोर्स मिलते ही हैं, लेकिन गिफ्ट के रूप में कैश भी देते हैं। तो पहले इससे हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर गिफ्ट में आप किसी को कैश दे रहे हैं तो उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं। देखिए, हमें 3 बेसिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए पूजा। नंबर 1, आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी गिफ्ट मिलता है, कितना भी मिलता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। और ब्लड रिलेशन कहाँ डिफाइन किया गया? धारा 56(2)(10) जो इनकम टैक्स आयकर की धारा है 56(2)(10), वहां पर 55 रिलेशंस को बताया गया है कि वो आपके रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशन, जिसमें पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, और आपके मामा जी हैं, मामी जी हैं, ब्रदर सिस्टर, सब ये रिलेशंस में आते हैं। बुआ जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, यानी लीनियंस एक जो फैमिली के पार्ट है, उनको उन्होंने कह दिया कि ब्लड रिलेशन में आते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है, कजिन्स उसमें नहीं आते हैं। अगर आपके कजिन्स हैं और वहां से आपको कोई गिफ्ट आता है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। केवल 50,000 रुपए की छूट आपको मिलती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है कैश को लेके। देखिए, अगर गिफ्ट का अमाउंट छोटा अमाउंट है और आपको कैश आया, तो गिफ्ट चाहे चेक में आए चाहे कैश में आए, सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आपको 2 विशेष धाराओं का ध्यान रखना पड़ता है, जहां पर यह कहा गया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा, एक 269 एसटी धारा है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश रिसीव करते हैं किसी से, तो उस पर आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर कैश में बड़ा अमाउंट मिला, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए, तो सरकार फिर ये पूछ सकती है कि जिसने कैश दिया था उसके पास सोर्स क्या था। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे चाचा जी ने मुझे 25 लाख का गिफ्ट दे दिया, या मेरे फादर ने मुझे 50 लाख का गिफ्ट दे दिया, या मेरी दूर की सिस्टर ने मेरे को 1 करोड़ का गिफ्ट दे दिया। कैश में नहीं कह सकते। सरकार ये पूछेगी कि उनके पास वो पैसा कहां से आया। अगर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, 20 लाख को या 50 लाख को या 10 लाख को, तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। आपको टैक्स भी जो लगता है वो 30% नहीं देना पड़ता, 78% टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आप सोर्स नहीं बता पाए हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कैश में गिफ्ट ले रहे हैं तो प्रॉपर उसका सोर्स आप मांगिए, कहां से पैसा आया, बैंक से निकाला तो बैंक की स्टेटमेंट मांगिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी गिफ्ट लें और बड़े अमाउंट की गिफ्ट लें, तो एक गिफ्ट डीड जरूर बनवा लीजिए। रजिस्टर, उसको रजिस्टर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना गिफ्ट डीड जरूर बनवाइए। ओके, ये गिफ्ट डीड भी मैं आपसे समझना चाहूंगी आगे, लेकिन देखिए 2-3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट की कि ब्लड रिलेशन में करीब 55 जो रिलेशन है वो आयकर विभाग ने डिफाइन किए हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि कजन्स इंक्लूड नहीं है। सुनील जी, इस बात से मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई नहीं है, मैं अपने कजन्स को ही राखी बांधती हूँ और वहाँ से जो मुझे गिफ्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो सकता है। तो मेरी जैसी काफ़ी सारी महिलाएं होंगी जिनको कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात, सोर्स ज़रूर बता पाएँ। ऐसा कोई भी गिफ्ट ले रहे हैं, अगर बड़े अमाउंट का है, महंगा गिफ्ट है, तो उसका सोर्स भी आपके पास रेडी होना चाहिए और गिफ्ट डीड भी आप ज़रूरत हो तो वो भी बनवा लें। इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन सुनील जी, जैसा कि आपने बताया कि बाकी जो दूसरे रिलेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपने कहा कि 50,000 तक अगर कोई गिफ्ट मिलता है रिलेटिव से, जिसमें कि काफ़ी सारे रिलेशनशिप इसमें डिफाइंड हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या माता पिता के केस में या दूसरे अन्य रिलेटिव के केस में भी ये बातें लागू होती हैं कि अगर वहाँ से कुछ कैश मिले तो वहाँ पर भी 50,000 तक की लिमिट है, या फिर जितना चाहें वो तोहफा दे सकते हैं? नहीं, ब्लड रिलेशन में कोई लिमिट नहीं है। आप 50,000 लीजिए, 50 लाख लीजिए, 50 करोड़ लीजिए, कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते उनके पास सोर्स होना चाहिए। अब जो सवाल आपने पूछा कि कजिन से हम गिफ्ट कितना ले सकते हैं, तो सरकार ने एक तो दे दी लिमिट 50,000 रुपए की, कि 50,000 रुपए तक अपने कजिन से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से आप गिफ्ट ले लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 2 ओकेजन और बता दिए कि जहां पर आप अपने ब्लड रिलेशन के अलावा भी गिफ्ट ले सकते हैं। नंबर 1 ओकेजन, आपकी शादी का मौका है। आपकी अपनी शादी का मौका होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी और की शादी में गिफ्ट ले रहे हैं। आपकी शादी के मौके पर, क्योंकि शादी में शगन चलता है हमारे यहाँ पर, तो आप शादी के मौके पर किसी से भी गिफ्ट ले सकते हैं, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में है, चाहे नहीं, आपके कजिन्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपको गिफ्ट देंगे। लेकिन आपको उसका एक रिकॉर्ड बना लेना चाहिए शादी का, कि मेरे को शादी में इन लोगों ने गिफ्ट दिया था। क्योंकि फिर आपको खर्चा भी दिखाना पड़ता है कि मेरे को शादी में अगर 10 लाख का गिफ्ट आया तो 5 लाख मैंने खर्चा भी किया होगा। तो आप उसका बना लीजिए। दूसरा, वसीयत, विल,
देख आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपने ब्लड रिलेशन में या अपने अपने रिलेटिव्स को ही गिफ्ट नहीं करते, वसीयत नहीं करते हैं, या अपने बेटे बेटी को ही नहीं देते हैं, हम्म। वो किसी और को भी वसीयत कर जाते हैं। तो अगर आपको विल में कोई चीज मिलती है, चाहे वो रिलेशन में है और चाहे नहीं रिलेशन में है, वो भी आपको गिफ्ट से, टैक्स से फ्री होती है। और तीसरी बात, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जहां पर आप गिफ्ट ले सकते हैं, जैसे महंगी घड़ियां। आप कितनी महंगी घड़ी ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए, कार ले लीजिए, क्योंकि ये पर्सनल असेट की डेफिनेशन में आती हैं, ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर है। इसलिए घड़ियां और कारें गिफ्ट करने का भी रिवाज है हमारे यहाँ पर। फिर सबसे बड़ी बात जो आपको बताया था, पर एक थंब रूल ध्यान रखिए कि जो देने वाला है गिफ्ट, उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए, उसको सोर्स बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे 10 लाख की गिफ्ट मेरे दोस्त ने दे दी और मुझे पता नहीं उसका पैसा कहां से आया, तो फिर आप फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, सोर्स ज़रूर मेंशन करिए। अच्छा, काफ़ी सारे, क्योंकि अभी रिलेशंस का यहाँ पर ध्यान रखना भी ज़रूरी है सुनील जी। हर एक रिलेशन को तो हम यहाँ पर सारे जो डेफिनेशन है वो तो हम इस शो के ज़रिए नहीं बता पाएंगे। कुछ तो एक्चुअली आपने हाईलाइट किए, लेकिन कुछ 55 रिलेशन के बारे में आपने बात की कि जहाँ से अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। ऐसे कोई साइट है, कोई जगह है गूगल पे, जैसे हम सर्च करें तो हमें वो पूरी डिटेल्स मिल जाए, सो दैट जो हमारे दर्शक हैं वो बेहतर तरीके से प्लान कर सके। शादियों के समय में इस तरह की प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, तो क्या कोई तरीका है जहाँ पर वो जाके देख सके कि ये रिलेटिव्स के डेफिनेशन क्या है? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके बिल्कुल क्लोज रिलेशन में होते हैं, जो आपके लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट होते हैं, जैसे दादाजी, पिताजी, है ना? और आपके ब्रदर्स, या आपके जैसे आपके ब्रदर सिस्टर होते हैं, या आपके मदर फादर के ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनके स्पाउसेज होते हैं, तो उसमें ही सारी लिस्ट दी जाती है। अगर आपको एक्यूरेट देखना है तो आपको धारा 56(2)(10) में आयकर विभाग में जाकर उसकी वेबसाइट पर देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक पेज है, उसमें भी गूगली है। मसलन चाचा जी से आप गिफ्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पिताजी के ब्रदर हैं। लेकिन आप रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब चाचा जी भतीजे से गिफ्ट नहीं ले सकते, भतीजा चाचा से गिफ्ट ले सकता है, लेकिन अगर रिवर्स करेंगे, चाचा जी भतीजे से गिफ्ट लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको आयकर की धारा में ही जाना चाहिए और वहां पर लिस्ट है, उसको चेक कर लेना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है। ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि वहाँ पर उस केस में टैक्स के नियम क्या कहते हैं? 2 नियम लगते हैं उसमें पूजा। जी। पहला नियम बड़ा सरल है और दूसरा नियम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी जैसे गाड़ी में एक स्पीड, एक रेस के लिए होता है और एक ब्रेक होता है, हम्म। एक एक्सीलेटर होता है, एक ब्रेक होता है, उसी तरह की पोजीशन है। धारा 56(2)(10) में हस्बैंड वाइफ में गिफ्ट अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्पाउस, पति पत्नी को या पत्नी पति को कितना भी पैसा गिफ्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक धारा है 64, धारा 64, उसमें यह कह दिया है कि अगर स्पाउस ने आपको गिफ्ट किया तो उससे होने वाली इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी जिससे गिफ्ट किया था। जैसे अगर मान लीजिए एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 50 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया और वाइफ ने 50 लाख रुपए की एफडीआर कर दी, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वो 50 लाख रुपए हस्बैंड के हाथ में जाके टैक्स हो जाएगा। उसको आप कहते हैं क्लबिंग प्रोविजन। उसका कारण ये था कि लोग क्या करते थे, अपनी इनकम को डाइवर्ट करने के लिए उसमें गिफ्ट कर दिया करते थे। तो 3 रिलेशन ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ है, उसमें डॉटर इन लॉ है। अगर डॉटर इन लॉ को आप गिफ्ट करेंगे तब भी क्लबिंग हो जाएगी, गिफ्ट में टैक्स की प्रॉब्लम नहीं है, क्लबिंग की है। और तीसरा, आपने माइनर 18 साल से कम बच्चे को आप गिफ्ट करेंगे तो वो भी माइनर, वो भी आपके हाथ में क्लब हो जाता है। तो क्लबिंग के प्रोविजंस को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ को गिफ्ट कीजिए और आप उसको ऐसे बॉन्ड्स में लगाइए जो इनकम टैक्स से फ्री है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे प्लानिंग कर लीजिए कि टैक्स फ्री इनकम आपको अगर आ रही है, टैक्स बॉन्ड से आ रही है, तो फिर क्लबिंग होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोग ऐसे ही प्लान करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, इन बातों का ध्यान रखिए। हस्बैंड वाइफ के बीच के भी टैक्स के नियम अलग होते हैं, क्योंकि हम अभी तक ब्लड रिलेशन की बात कर रहे थे, लेकिन हस्बैंड वाइफ क्योंकि ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं, तो इन सब बातों, उसमें फिर इनकम टैक्स विभाग के नियम कुछ अलग हैं। इसका भी आप ध्यान रखिए। अब आप थोड़ी देर पहले सुनील जी गिफ्ट डीड के बारे में बात कर रहे थे।
ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। किस फॉर्म में इसको रखना चाहिए, कहाँ से बनवाना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए पूजा, हमने देखा है कि लोग दो बड़ी गलतियां करते हैं जब उनको गिफ्ट आता है। जी। तो पहली बात तो इनकम टैक्स के रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करते हैं उसको। वो सोचते हैं एग्जेम्प्ट है तो हमें डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से हुँ, उसको डिक्लेयर करना चाहिए, एग्जेम्प्ट इनकम है। दूसरी बात, जब भी आपको गिफ्ट मिले, आपको एक गिफ्ट डीड जरूर बनवा लेनी चाहिए। कारण क्या है कि आपको पता होगा आजकल, और बल्कि न्यूज भी थी इकोनॉमिक्स टाइम में 2 दिन पहले, कि आयकर विभाग ने जहां मिसमैच हुआ, रिटर्न जो आपने भरी है जुलाई 31 जुलाई को, उसमें लाखों नोटिस भेजे हैं मिसमैच के, कि आपकी एआईएस से आपकी इनकम मैच नहीं हो रही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट से आपकी इनकम मैच नहीं हो रही है। क्योंकि आपका पैन और बैंक का अकाउंट रिलेटेड है, आपस में लिंक्ड है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको गिफ्ट मिले तो आप एक गिफ्ट डीड बना लीजिए, और गिफ्ट डीड में 3 बातों का विशेष जिक्र कीजिए। जो गिफ्ट देने वाला है, ओके। डोनोर, हुँ, उसके पास पे उसका पैन नंबर है, उसकी केवाईसी क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या हुँ, है, उसने कहां से आपको गिफ्ट दिया, किसी बैंक अकाउंट से दिया, कैसे दिया, और तीसरी बात, उसका सोर्स क्या था, उसके पास पैसा कहां से आया जो उसने गिफ्ट किया। और आप जरूर साइन कीजिए। देखिए, अगर डोनर ने गिफ्ट कर भी दिया और डोनी ने उसको रिसीव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो गिफ्ट पूरा नहीं माना जाता है। लेने वाला एक्सेप्ट करेगा तभी गिफ्ट पूरा होता है। ये एक टेक्निकल बात मैं ओके। आपको बता रहा हूँ। और दो हाँ, हाँ। विटनेस का होना बड़ा जरूरी है। आप ये पूरा काम कीजिए और साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स लगाइए, तो गिफ्ट डीड पूरी हो जाती है। आप चाहें तो गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास में जाकर आप रजिस्टर करवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो ये गिफ्ट डीड थोड़ा और हम समझना चाहेंगे। गिफ्ट डीड किसी पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आप बनाने की सलाह देंगे, या फिर कोई भी गिफ्ट मिले उस पर डीड बना लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद यही है कि कैसे जो टैक्स है वहाँ पर थोड़ा हमें राहत मिल सके, टैक्स अथॉरिटी हमारे पास ना आए। तो इस केस में क्या कोई पर्टिकुलर अमाउंट है जिसमें कि आप बनाने की सलाह देंगे गिफ्ट डीड को? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा पूछा आपने। जो पेटी आपको गिफ्ट आते हैं रक्षाबंधन, भाई दूज को, उसके अलावा अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट आ रहा है एक बार में, तो मैं चाहूंगा, हाँ। मैं बताऊंगा, बता दूंगा कि आप उसकी गिफ्ट डीड जरूर बनवा लीजिए, अपने पास रख लीजिए। और एक आपको बात जी। को और ध्यान रखना है कि जो आपको पता होगा इमोल प्रॉपर्टी, आपको कोई लैंड, बिल्डिंग, मकान, दुकान गिफ्ट में मिलता है, तो उसकी बकायदा एक गिफ्ट डीड बनती है और उसको रजिस्ट्री भी करवानी पड़ती है। बहुत सारे स्टेट्स में बिल्कुल। तो आपको सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी से उसको एग्जेम्प्ट भी कर रखा है। हुँ। हुँ। हाँ, अब बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले फिर आपने मकान की भी बात की, वसीयत की भी बात की। अगर वसीयत में किसी को कुछ मकान मिलता है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो उस पर फिर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपको वसीयत में कोई भी प्रॉपर्टी मिल जाती है हुँ, तो ना देने वाले को टैक्स, जो वसीयत कर रहा है, जो विल कर रहा है, ना उसको टैक्स लगता है, ना लेने वाले को टैक्स लगता है। और वसीयत के मामले में आपका ब्लड रिलेशन हो या ना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने एम्प्लॉइज के नाम वसीयत कर जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो अपने हुँ, पेट्स के नाम वसीयत कर जाते हैं। तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन वसीयत जेन्युइन है कि नहीं है, उसको लेके हमेशा बड़ा डिबेट और डिस्प्यूट रहता है। इसलिए अगर आपको वसीयत में कोई चीज मिल रही है, तो आप उसको पहले देख लीजिए, और जेन्युइन भी होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर विटनेसेस हैं, वो रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो विटनेस जो है उनका एक एफिडेविट जरूर लगवाना चाहिए कि हाँ, ये वसीयत सही थी, ये अंतिम वसीयत थी, और ये हमारे सामने साइन की गई थी। क्योंकि वसीयत आदमी की डेथ के बाद ऑपरेशन में आती है। वो तो डेथ हो चुकी है, वो तो हुँ। जा चुके, के बाद के ऑपरेशन में आती है, तो इसलिए वो जेन्युइन होना बड़ा जरूरी है। ओके, ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अ, लेकिन कुछ और भी हम सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि शादी में तो आपने बताया कि कितना भी गिफ्ट मिले उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो इस चीज़ को सरकार ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है। लेकिन ऐसे में क्या कोई अगर महंगी कार या महंगी घड़ी देता है, तो फिर वहाँ पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? क्या उस पर कोई टैक्स लगेगा? बड़े मजे की बात है कि ये 2 आइटम मैंने पहले ही बताया था कि ये सरकार की नज़रों में नहीं आए, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। पर इसका कारण है, इसका लॉजिक है, मैंने बताया था कि जो ये हुँ, महँगी कार या महँगी जो घड़ियाँ हैं, ये कैपिटल असेट की डेफिनिशन में नहीं है। इनको हम पर्सनल असेट मानते हैं, और पर्सनल असेट का गिफ्ट जो है, वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो आपको मिल सकता है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है इसमें भी। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार गिफ्ट में कर दी, या हुँ, आपके एम्प्लॉयर ने आपको घड़ी गिफ्ट में कर दी, तो फिर वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाती है।
इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। वरना हाँ, घड़ियाँ हों, कारें हों, आप रिलेशन में लो या अदर्स कहीं और से ले लो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। चलिए, फिलहाल तो ये चीज़ें सरकार के रडार पर नहीं आई हैं, इनकम टैक्स विभाग के रडार पर नहीं आई हैं। तो तब तक तो फिलहाल जो करंट नियम है वो हमने आपको बताया, अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो फिर हम आपको उसका अपडेट देंगे। अब एक और सिचुएशनल सवाल है मेरा। अब मान लीजिए फ़ॉरेन से अगर कोई दोस्त मिलने आया है और काफ़ी सारे गिफ्ट्स वहाँ से आए हैं, तो फिर उधर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? देखिए, फ़ॉरेन को लेके हमेशा बहुत डिबेट्स रहती हैं, तो ये हुँ, बात आप समझ लीजिए, लोगों को गलतफ़हमी ये रहती है कि नॉन रेज़िडेंट से मिलने वाला गिफ्ट एग्ज़ेम्प्ट होता है। आज से 20-25 साल पहले ये नियम था, 2000 1998 से पहले, कि आपको नॉन रेज़िडेंट से गिफ्ट मिलता था, तो वो एग्ज़ेम्प्ट होता था। लोगों को ये गलतफ़हमी है, अब कोई एग्ज़म्पशन नहीं है। अगर आपका दोस्त विदेश से आपके लिए गिफ्ट लाता है और आप रेजिडेंट हैं, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा और पूरा टैक्स देना पड़ेगा। केवल 50,000 रुपए की छूट आपको मिलेगी, उसके अलावा कोई छूट नहीं है। अगर 50,000 ज़्यादा, देखिए, आप कई बार पूछते हैं लोग कि मान लीजिए वो कोई घड़ी ले आया मेरे लिए, तो कैश तो उसे दिया नहीं, तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है घड़ी की, अगर वो 2 लाख की घड़ी है, तो उसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये है विदेश से अगर आपका कोई फ्रेंड आया है, तो वहाँ पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं, ये भी हमने आपसे चर्चा की। इसके अलावा अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी विदेशी मित्र को या ट्रस्ट को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में टैक्स कौन भरेगा? थोड़ा-सा टेक्निकल सवाल है पूजा, और अच्छा जी। सवाल है। हुँ, देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन था कि आपने किसी विदेश में अपने दोस्त को गिफ्ट भेज दिया, अपने रिलेशन को भेज दिया, आप अपने अपने मान लीजिए अपने रिलेशन में भेज दिया, आप अपने रिलेशन में, तो क्या होगा? अगर आप अपने ब्लड रिलेशन में गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट टैक्स देने वाले को नहीं लगता, लेने वाले को लगता है। अब लेने वाला तो विदेश में बैठा है, तो सरकार उसे कैसे टैक्स चार्ज करेगी? तो सरकार ने हुँ, नियम में परिवर्तन कर, सरकार ने कह दिया कि अगर आप अपने रिलेशन में गिफ्ट भेज रहे हैं, जो ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन, अपने बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने दोस्तों को या किसी ट्रस्ट को गिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर अब धारा 9 में चेंज कर दिया कि आपको उसका टैक्स काट के सरकार को जमा करवाना पड़ेगा पहले ही। मतलब जो गिफ्ट दे हुँ, रहा है, जो डोनर है, उसी को टैक्स विथहेल्ड करना पड़ता है उसके बिहाफ पर। और एक अब बात को और आपको याद रखना पड़ेगा, एलआरएस के नियम में भी थोड़ा परिवर्तन आ गया है, जो आप 2.5 लाख एलआरएस के माध्यम से आप रेमिटेंस कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने हुँ। कह दिया कि 7 लाख से ऊपर अगर आप रेमिट करेंगे किसी को, तो अब टीसीएस विथहेल्ड हो जाएगा, और जिसका रेट 5 की जगह 20% 1 अक्टूबर से हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ नियम हैं जिनका कि आपको ध्यान में रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं जिनका कि पहले आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आज हमने उसको समझने की कोशिश की। वैसे तो समय की थोड़ी कमी है, तो इतना ही हम चर्चा कर पाएँगे, लेकिन ऐसे में अगर आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमें भेजिए। हमारी मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी। हमें खुशी होगी अगर हम आपकी उलझनें सुलझा पाएँ तो। लेकिन फ़िलहाल इस शो में इतना ही। सुनील जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और आज इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।